हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारी जो R15 वर्जन 2 है उसकी स्टार्टिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो ये चीज़ R15 के लिए स्पेसिफिकली अप्लाई नहीं होती है, आपके पास कोई भी बाइक है उसके अंदर ये इशू आ सकता है। तो बेसिकली इशू क्या है और इसको रिजोल्व कैसे करते हैं, इन दो फैक्टर्स के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो हुआ यूँ कि मुझे कहीं जाना था, मैंने इग्निशन ऑन किया, किल स्विच ऑन किया और उसके बाद जो हमिंग साउंड आती है फ्यूल पंप की वो मुझे नहीं सुनाई दी। बट मुझे लगा चलो कोई नहीं, ऐसे ही नहीं आ रही होगी। फिर जैसे ही मैं स्टार्टर का जो बटन है उसको प्रेस करता हूँ तो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा कि क्लच सेंसर में कोई इश्यू होगा बिकॉज बाइक न्यूट्रल में थी। फिर मैंने क्लच प्रेस किया, उसके बाद फिर से मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की, बाइक फिर भी स्टार्ट नहीं हुई। सो देन आई रियलाइज्ड कि जो प्रॉब्लम कुछ दिन पहले, कुछ दिन तो क्या कुछ साल पहले हमारी जो NS थी उसके अंदर आई थी, वो सेम प्रॉब्लम जो R15 है उसमें भी आ चुकी है। बिकॉज मैंने इसको 2016 में परचेज़ किया था। एक साल तो मैंने इसको अच्छा खासा चलाया, अराउंड अबाउट 30,000 किलोमीटर्स तो मैंने शुरू के एक साल में ही कवर कर दिए थे। उसके बाद शायद 9,000 किलोमीटर और चली है ये बाकी के 3 इयर्स में। बिकॉज उसके बाद बाइक्स की क्वांटिटी है वो बढ़ने लग गई और फिर मैं बाइक चलाने से ज़्यादा इसको रिपेयर करने में इंटरेस्टेड होने लग गया, तो फिर मैंने इसको चलाया नहीं। तो बेसिकली हुआ क्या कि जो कोरोजन होता है, जिसको हम कार्बन भी बोलते हैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, वो जो इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम होता है उसके अंदर अपनी जो जगह है वो बनानी शुरू कर देता है। और उसी का एक एग्जांपल हम आज देखने वाले हैं और फिर उसको रिजोल्व करने वाले हैं। तो मेरा जो डायग्नोसिस है उसके अकॉर्डिंग जो RH स्विच है उसके अंदर प्रॉब्लम है, लेकिन ये मुझे पता कैसे चला, बेसिकली मैंने डायग्नोस कैसे किया। तो सिंपल सी बात है, अभी इग्निशन ऑन है, स्पीडोमीटर है वो एज यू कैन सी ग्लो कर रहा है और अभी किल स्विच भी मैंने ऑन कर रखा है। और जैसे मैं स्टार्टर बटन है उसको प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कुछ नहीं हो रहा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है कि हमारी जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो मे बी। तो जैसे मैं स्टार्टर का जो बटन है उसको प्रेस करूंगा तो जो न्यूट्रल की लाइट है उसका जो ग्लो है वो कम हो जाना चाहिए। बिकॉज अगर बैटरी वीक है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं स्टार्टर का जो बटन है वो प्रेस कर रहा हूँ तो सारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो स्टार्टर मोटर की ओर जा रही है, तो जो स्पीडोमीटर की लाइट्स हैं वो ब्लिंक करना शुरू कर देंगी, जो डिमिंग इफेक्ट जिसको बोलते हैं वो होना शुरू हो जाएगा। बट एज यू कैन सी मैं स्टार्टर का जो बटन है उसको प्रेस कर रहा हूँ तो उस स्पीडोमीटर के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हमें बैटरी वगैरह चेक करने की जरूरत नहीं है। अब जो RH स्विच है उसमें क्या प्रॉब्लम है, मे बी स्टार्टर का जो बटन है वो खराब हो सकता है या फिर किल स्विच में प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्टार्टर का वो बटन है उसको प्रेस कर रहे हैं तो इसको हम किसी भी एंगल से प्रेस कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन किल स्विच को अगर मैं थोड़ा सा प्रेस करके रखता हूँ और उसके बाद जो स्टार्टर का बटन है उसको प्रेस करता हूँ तो अभी आप देखिएगा कि बाइक है वो स्टार्ट हो जाएगी और इसको छोड़ते ही जो बाइक है वो बंद हो रही है। दैट मीन्स कि जो किल स्विच का जो बटन है वो खराब हो चुका है। और कंसीडरिंग कि 4 साल पुराना है ये किल स्विच, तो ये चीज़ रीजनेबल भी है। अगर यही सेम सिचुएशन बजाज वगैरह में होती तो शायद 1 या 1.5 साल में ही हो जाती, पर मैन्युफैक्चरर्स की टांग खींचना बंद करते हैं और ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट आउट करते हैं। अगर इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम होती तो फिर मैं उसका डायग्नोसिस का तरीका वो भी बताता। एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले आप जो किल स्विच है उसी को चेक कर लीजिए, स्टार्टर का जो बटन है उसको चेक कर लीजिए, और जब ये सारी चीज़ें आपको सही लगे तो फिर बैटरी की वोल्टेज चेक कीजिए अगर डिमिंग इफेक्ट आ रहा है तो। और अगर डिमिंग इफेक्ट नहीं आ रहा है तो फिर आप जो स्टार्टर की रिले होती है उसको भी चेक कर सकते हैं। तो वो डायग्नोसिस की प्रोसेस है वो हम फिर कभी करेंगे अगर प्रॉब्लम आगे आएगी तो। अभी किल स्विच की प्रॉब्लम है तो मैं इसको सबसे पहले यहाँ पर एक स्क्रू है और सेम ऐसा स्क्रू पीछे की साइड है, उनको खोल लेता हूँ और इस किल स्विच को नीचे की साइड लोअर कर लेते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि इसका हम कोई टेम्पररी परमानेंट फिक्स कर सकते हैं या फिर हमें जो स्विच है उसको ही रिप्लेस करना पड़ेगा। तो बेसिकली अभी हमें ये जो 3 स्क्रूज हैं इनको निकालना है, बिकॉज अगर ये जो स्विच है इसको हम डिस्कनेक्ट करने चलेंगे तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें डिसमेंटल करनी पड़ेंगी। तो इससे अच्छा है कि हम जो किल स्विच की जो असेंबली है वो जो ये कवर है इससे अलग कर लेते हैं। तो बेसिकली ये हमारी किल स्विच की असेंबली है। अब अगर आप इससे ज़्यादा इसको ओपन करके जो कार्बन डिपॉजिट है वो क्लीन करने की सोच रहे हैं तो वो आप अपने रिस्क के ऊपर करना, मैं बता दूंगा आपको, लेकिन मैं गारंटी नहीं ले सकता कि आप सेम मेथड यूज़ करेंगे तो कोई डैमेज होने की चांसेस नहीं है। बिकॉज़ ये चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तो क्या है, पर इनकी क्वालिटी इतनी नहीं होती है। इनको इस तरीके से नहीं बनाया जाता है कि आप इनको खोल करके रिपेयर करके फिर से इनको आप असेंबल कर दें और ये सब सही चलेंगी। तो बेसिकली यहाँ पर आपको एक लॉक दिख रहा है, आपको इसको प्राई आउट करके ये 2 वायर्स जिस पैनल पे लगे हुए हैं उसको निकालना है और उसके बाद उसके अंदर की साइड हमें जो कार्बन डिपॉजिट है उसको क्लीन करना है।
लेकिन अगर आप इतना रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो बेसिकली आप ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, एक बार आप किल स्विच को ऑफ करके और एक बार आप किल स्विच को ऑन करके इस पोर्शन पे और अंदर वाली साइड यहाँ पर और इस वाली साइड पे WD-40 यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप किल स्विच को ऑन ऑफ जैसे अवल्स वाला ऐड आता था ना, वैसे ही ऑन ऑफ ऐसे करते जाइए और जो कार्बन डिपॉजिट है वो थोड़ा थोड़ा करके क्लीन हो जाएगा। और उसके बाद आप इसको फिर से फिट कर सकते हैं और होपफुली ये काम कर जाएगा। वैसे आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि ये रिपेयर हुआ या नहीं हुआ, बिकॉज ये कनेक्टेड तो है ही। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ बिकॉज WD-40 मेरा ख़त्म हो चुका है और मेरी सबसे नियर बाई जो सिटी है उसमें अभी लॉकडाउन चल रहा है। तो इसका जो लॉक है उसको डिस्कनेक्ट करते हैं और फिर ये जो पैनल है ये साइड में आ जाएगा। और ये वाला जो पोर्शन है इसको आपको एज इट इज़ ही रखना है बिकॉज इसके अंदर एक स्प्रिंग है और एक बॉल बेरिंग है। तो उसको आप निकाल लेते हैं तो चांसेस हैं कि ये फिर से फिट करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और हमें क्लीन सिर्फ ये वाला पार्ट करना है इसका, तो इसको निकालने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर एज यू कैन सी ये है असली प्रॉब्लम, ये कार्बन डिपॉजिट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हो रखा है। तो हम इसको क्लीन करेंगे और इसको क्लीन करेंगे और उसके बाद होपफुली ये फिर से काम करने लायक हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो टर्मिनल्स हैं ये वाले भी और उस वाले के भी, इनको क्लीन करने के लिए आप WD-40 यूज़ कर सकते हैं, आप पेट्रोल यूज़ कर सकते हैं, आप केरोसिन यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपके पास कंप्रेस्ड एयर है तो ही आप डिश सोप और वाटर का सॉल्यूशन है वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कंप्रेस्ड एयर नहीं है तो आप ट्राई मत करना, अदरवाइज कार्बन डिपॉजिट है वो कम होने के बजाय बढ़ जाएगा। उसके अलावा अगर ज़्यादा कोरोजन है या कार्बन डिपॉजिट ज़्यादा है तो आप 320 या 600 ग्रेड का जो सैंड पेपर आता है उसकी हेल्प से इसको थोड़ा थोड़ा सैंड भी कर सकते हैं। तो मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ और इसके ये वाले जो टर्मिनल्स हैं इनको पहले हम नॉर्मल क्लीन कर लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा इनके ऊपर 320 या 600 ग्रेड का जो सैंड पेपर है वो अप्लाई कर देंगे। ओके, तो इसकी नॉर्मल जो क्लीनिंग है वो कर ली है। अभी मेरे पास ये 320 ग्रेड का सैंड पेपर है तो इसकी हेल्प से इसको सैंड करते हैं। इससे ज़्यादा इसको सैंड नहीं करना है, अदरवाइज़ ये जो प्लास्टिक वाला पोर्शन है ये जो इसके कॉपर के कनेक्टर्स हैं इनसे ऊपर आ जाएगा। बिकॉज आप इनको सैंड कर दोगे तो ये अंदर चले जाएंगे और फिर जो कनेक्शन है वो नहीं बन पाएगा। तो ये थोड़ा बहुत काम कर रहा था, उतना भी नहीं करेगा। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा लुब्रिकेशन यूज़ कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल ऑलमोस्ट ना के बराबर ही। और सेम वे में मैंने इसको क्लीन किया है। वैसे इसको मैंने पूरा ओपन करके क्लीन किया था, ये बॉल्स वगैरह और सारी चीज़ें, पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज़ इतना रिस्क नहीं बनता इस चीज़ के लिए। तो अभी इसको एज इट इज़ कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये काम करती है या नहीं। तो सबसे पहले तो ये जो रेड कलर वाला जो पार्ट है ये जिस पार्ट के अंदर लगा हुआ है उसके दोनों साइड कुछ इस तरीके से सेक्शंस बने हुए हैं। तो ये जो वायरिंग जिस पोर्शन में लगी हुई है इसको हमने निकाला था तो उस स्लॉट के अंदर से ही निकाला था। सबसे पहले स्लॉट में लगाना और उसके बाद ये जो लॉक है इसके अंदर इसको अलाइन कर देना है एंड देन उसके बाद ट्राई करके देखते हैं। क्लिक वगैरह वो तो प्रॉपर हो रहा है। सो लेट्स सी की बाइक स्टार्ट होती है या नहीं। और अभी किल स्विच ऑन है तो फ्यूल पंप की आवाज़ है वो मुझे सुनाई दे रही है। अभी एक बार फिर से देख लेते हैं। किल स्विच ऑफ और मैं स्टार्टर का जो बटन है वो प्रेस कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। और किल स्विच ऑन और अभी जो बाइक है वो स्टार्ट हो चुकी है। गुड। तो बस अभी इसको जिस तरीके से हमने रिमूव किया था सेम उसी वे में हमें इसको इंस्टॉल करना है। ऑलराइट, तो इसको असेंबल कर दिया है। अभी जो इग्निशन ऑन है वो करके देखते हैं। तो फ्यूल पंप की साउंड है वो तो आ रही है, दैट मीन्स कि ये सही काम कर रहा है। स्टार्ट भी करके देख लेते हैं बाइक को। तो जो टेम्परेरी फिक्स हमने किया है वो अभी के लिए तो काम कर रहा है, बट बाय नो मीन्स मैं इससे ये कहना चाहता हूँ कि आप जो ये प्रॉब्लम आपके साथ आती है तो यही सॉल्यूशन करें, जो स्विच है उसको रिप्लेस ना करें। बिकॉज ये कुछ ऐसा फिक्स है जो कि कभी भी फिर से सेम प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। तो अगर आप बाइक के साथ थोड़ा लंबा जाते हैं, लॉन्ग राइड्स वगैरह करते हैं, या फिर आपको एक अनरिलायबल बाइक है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप जो स्विच है वो चेंज कर सकते हैं। मैं भी वही करने वाला हूँ, लेकिन मेरे पास इसके लिए कुछ और आइडिया है तो वो आप फ्यूचर में देख लेंगे। तो बस यही था इस वाली वीडियो के लिए। फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।